जंग सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जाती, कभी कभी एक फैसला ही सब कुछ बदल देता है। कहानी हमें अफ्रीका के एक ऐसे इलाके में ले जाती है जहां हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। अपने ही देश के सोल्जर्स वहीं के आम लोगों पर टूट पड़े हैं और जो हो रहा है वो इंसानियत से बहुत दूर है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक किसी को नहीं बख्शा जा रहा। लोगों को जिंदा ही आग में झोंक दिया जा रहा है और चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। सामने दिखते हैं जलते हुए हॉस्पिटल, सड़कों पर फैली आग और घर जो कुछ देर पहले तक जिंदगी से भरे हुए थे अब सिर्फ राख में बदलते जा रहे हैं। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता। महिलाओं के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। उनके साथ पहले जुल्म किया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है और कुछ जगहों पर ये हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाता है। उनके शरीर के हिस्सों को तक अलग कर दिया जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या वजह है इस बर्बरता की? क्यों अपने ही लोगों के खिलाफ इस हद तक उतर आए हैं? लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। इसी तरह की एक दिल दहला देने वाली कहानी पर बेस्ड है आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2003 में रिलीज हुई टीयर्स ऑफ द सन को। कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के नाइजीरिया में चल रहे सिविल वॉर से, जहाँ हालात धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक पूरी तरह बिखर चुके हैं। अफ्रीका जहाँ करीब 120 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ 250 से भी ज्यादा अलग अलग जातियां मौजूद हैं। और इन जातियों के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक संघर्ष ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुका है। फुलानी और इबो, इन दोनों के बीच की लड़ाई अब सिर्फ झड़प नहीं रही, ये एक ऐसी आग बन चुकी है जो हर तरफ फैलती जा रही है। लेकिन असली तबाही की वजह अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक तब बनती है जब इसमें शामिल होता है अफ्रीका का आर्मी जनरल। वो अफ्रीका का आर्मी जनरल जो इस सिविल वॉर को रोकने नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और उसी मौके का फायदा उठाकर वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट सैमुअल अज़ूका और उनके पूरे परिवार को मरवा देता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जनरल याकूबू के सोल्जर्स पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं। देखते ही देखते पूरा देश उसकी कंट्रोल में चला जाता है और उसके बाद हिंसा की आग हर तरफ फैलने लगती है। हजारों बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है और जो किसी तरह जिंदा बचते हैं वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन इस पूरी हिंसा पर और प्रेसिडेंट की हत्या पर कोई खास कदम नहीं उठाता। और तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अमेरिका अपने अफ्रीका में मौजूद एम्बेसी से कुछ बड़ा करने की तैयारी शुरू कर देता है। और बिना समय गंवाए अमेरिका अपने अफ्रीका में मौजूद लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर देता है। अलग अलग जगहों से अमेरिकन नागरिकों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है। और तभी सीन बदलता है। अफ्रीका से कुछ दूरी पर अटलांटिक ओशन के बीचों बीच तैरता हुआ एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाई देता है, जहां हाल ही में एक मिशन खत्म हुआ है। यहीं पर मौजूद है अमेरिकन नेवी सील्स के लेफ्टिनेंट AK वाटर्स, जो अपने पूरे कमांडो टीम के साथ अभी अभी अफ्रीका से कुछ अमेरिकन नागरिकों को रेस्क्यू करके लौटे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे मिशन खत्म हो चुका हो। लेकिन तभी उनके सीनियर ऑफिसर कैप्टन बिल रोड्स उन्हें दोबारा तैयार होने का आदेश देते हैं। कोई नया मिशन, और इस बार मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर लग रहा है। कैप्टन के आदेश के मुताबिक थोड़ी देर आराम करने के बाद पूरी टीम फिर से तैयार होने लगती है, क्योंकि अगला कदम उनकी जिंदगी बदलने वाला है। दूसरे मिशन की प्लानिंग के लिए पूरी टीम एक कमरे में इकट्ठा होती है। माहौल शांत है, लेकिन सबको एहसास है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। कैप्टन बिल रोड्स सबको मिशन की जरूरी जानकारी देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं, तुम्हारा मिशन है अफ्रीका के अबूजा नाम के इलाके से एक अमेरिकन सिटीजन को रेस्क्यू करना, डॉक्टर लेना फियोरे केंड्रिक्स। और वो अकेली नहीं है, उनके साथ और 3 लोग भी हैं जो पिछले कई सालों से वहाँ मुफ्त इलाज करके लोकल लोगों की मदद कर रहे हैं। सुनने में ये एक सिंपल रेस्क्यू लग सकता है, लेकिन असल खतरा अभी सामने आता है। कैप्टन आगे बताते हैं, ये मिशन बहुत ही रिस्की होने वाला है, क्योंकि उस इलाके के आसपास करीब 5000 याकूबू के सोल्जर्स फैले हुए हैं। और इस वक्त हालात और भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिसकी वजह से उनसे भिड़ना अब बेहद मुश्किल हो चुका है। कैप्टन बिल रोड्स साफ शब्दों में कहते हैं, तुम्हारा काम है उस लेडी डॉक्टर और बाकी तीनों अमेरिकन को वहाँ से सुरक्षित निकालना और उन्हें जंगल के एक तय पॉइंट तक लेकर आना, जहाँ पहले से ही US एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स तुम्हारे इंतजार में होंगे। और वहीं से तुम सबको नाइजीरिया से बाहर कैमरून बॉर्डर तक ले जाया जाएगा, जहाँ पहले से मौजूद अमेरिकन सोल्जर्स तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। प्लान साफ है, लेकिन खतरा हर कदम पर छिपा हुआ है। और फिर बिना वक्त गंवाए उसी रात एक प्लेन तैयार किया जाता है, जिसमें 8 कमांडो सवार होते हैं। और अगले ही पल वो अफ्रीका की तरफ उड़ान भर देते हैं, एक ऐसे मिशन के लिए जहाँ से वापस आना इतना आसान नहीं होने वाला। और कुछ ही देर में वो प्लेन उन्हें अफ्रीका के ऊपर ले आता है। एक एक करके सभी कमांडोज पैराशूट के साथ अबूजा के पास घने जंगल में उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन हर आवाज में खतरे की आहट छिपी है। और फिर एक लोकल आदमी की मदद से वो लोग उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर लेना इस वक्त काम कर रही होती हैं। अंदर का सीन बिल्कुल अलग है। डॉक्टर लेना एक पेशेंट की सर्जरी में बिजी हैं, पूरा फोकस उसी पर है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और लेफ्टिनेंट AK वाटर्स हथियारों के साथ अंदर आता है।
है। उसे इस तरह आर्म्ड देखकर डॉक्टर लीना गुस्से से भर जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट बिना समय गंवाए अपनी पहचान बताता है और साफ कह देता है, आप सबको अभी इसी वक्त हमारे साथ अमेरिका लौटना होगा। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है और फिर वो आगे कहता है, कुछ ही देर में यहाँ याकूबू के रिबेल सोल्जर्स हमला करने वाले हैं और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वो कितने खतरनाक हैं ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। लेफ्टिनेंट की आवाज में साफ चेतावनी होती है, हमारा मिशन है आपको यहाँ से सुरक्षित निकालकर अमेरिका ले जाना। लेकिन डॉक्टर लीना ये सुनकर खुश नहीं होती। वो गुस्से में लेफ्टिनेंट को बाहर इंतजार करने के लिए कहती हैं जब तक उनकी सर्जरी खत्म नहीं हो जाती। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है और फिर ऑपरेशन पूरा होता है। डॉक्टर लीना बाहर आती है और सीधा लेफ्टिनेंट के सामने खड़ी हो जाती है। लेफ्टिनेंट बिना देर किए कहता है, आप और आपके बाकी 3 मेंबर्स तुरंत तैयार हो जाइए, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। वो आगे समझाता है, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर जंगल के आखिरी छोर पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ तय है, रास्ता भी और टाइमिंग भी। लेकिन डॉक्टर लीना अचानक एक बात बताती है, यहाँ इस जगह पर करीब 70 अफ्रीकन लोग मौजूद हैं और उनमें से ज्यादातर घायल हैं। डॉक्टर लीना की आवाज में जिम्मेदारी साफ सुनाई देती है। उनका कहना है उन्हें सुरक्षित रखना ही उनका कर्तव्य है, वो उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो लेफ्टिनेंट से कहती हैं, अगर पॉसिबल हो तो इन सबको भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैमरून बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए, जो यहाँ से करीब 40 मील दूर है। वहाँ ये सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट का जवाब सीधा और ठंडा होता है, हमारा मिशन सिर्फ अमेरिकन को निकालना है, किसी अफ्रीकन को नहीं। बस यही माहौल बदल जाता है। डॉक्टर लीना साफ मना कर देती है, वो उनके साथ नहीं जाएंगी और उसी पल टेंशन और बढ़ जाती है। लेफ्टिनेंट एक बार फिर चेतावनी देता है, रिबेल्स कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं और वो किसी पर दया नहीं करेंगे, चाहे वो गोरी चमड़ी का इंसान हो या काले हो या गोरे। उनके सामने जो भी आएगा वो उसे बेरहमी से मार देंगे। इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी डॉक्टर लीना नहीं मानती। वो इन 70 बेबस अफ्रीकन लोगों को मौत के मुंह में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती और अब सिचुएशन और भी पेचीदा हो जाती है। लेफ्टिनेंट मजबूर होकर अपने सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट करता है। कुछ देर तक सिर्फ रेडियो की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे एक ऑर्डर मिलता है, ऐसा ऑर्डर जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन वो क्या है ये अभी साफ नहीं होता। लेफ्टिनेंट वाटर्स वापस डॉक्टर लीना के पास आता है और कहता है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ ले जा सकते हैं जो चलने फिरने के काबिल हैं। ये सुनते ही डॉक्टर लीना एक पल के लिए रुकती है, फिर वो उन 70 अफ्रीकन लोगों की तरफ मुड़ती हैं और उन्हें तैयार होने के लिए कहती हैं। और उन 70 लोगों में से जो शारीरिक रूप से चलने के काबिल होते हैं, डॉक्टर लीना सिर्फ उन्हीं को जाने के लिए तैयार करती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब हर कोई अपने जरूरी सामान के साथ निकलने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं, एक और मोड़ सामने आता है। वो 3 अमेरिकन लोग जो इतने समय से डॉक्टर लीना के साथ मिलकर यहाँ के लोगों का इलाज कर रहे थे, वो जाने से मना कर देते हैं। उनका फैसला साफ होता है, वो यहीं रुकेंगे और बाकी घायल लोगों की देखभाल करेंगे। एक पल के लिए माहौल फिर से भारी हो जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट वाटर्स उनके इस फैसले को मान लेता है और उन्हें वहीं छोड़कर बाकी सबको लेकर अपनी यात्रा शुरू करता है। गहरा जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हर कदम पर छिपा खतरा और इसी मुश्किल सफर के बीच वो धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जंगल और भी खामोश हो जाता है, लेकिन इस खामोशी में भी खतरा साफ महसूस होता है। इतनी दूर चलने के बाद कई लोग थककर टूट चुके हैं, उनके कदम अब साथ नहीं दे रहे। डॉक्टर लीना लेफ्टिनेंट से कुछ देर रुकने की गुजारिश करती है ताकि लोग थोड़ा आराम कर सकें, लेकिन लेफ्टिनेंट का जवाब फिर वही सख्त होता है। वो बताता है, हम अभी तक सिर्फ कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ पाए हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी भी हमें लंबा रास्ता तय करना बाकी है और सबसे बड़ी बात, इस जंगल में खतरा कहाँ छिपा है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए रुकना नहीं, आगे बढ़ना ही सही फैसला है। लेकिन डॉक्टर लीना हार नहीं मानती। वो धीरे से कहती है, इनमें से कई लोग बीमार हैं और हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ रुककर थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर लीना की बात सुनकर लेफ्टिनेंट आखिरकार मान जाता है और सबको कुछ देर रुकने का इशारा देता है। थोड़ी देर के लिए सब थम जाता है, लेकिन तभी अंधेरे जंगल में कुछ हलचल होती है। दूर से कुछ रिबेल सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उसी पल लेफ्टिनेंट तुरंत सबको अलर्ट कर देता है और सभी को झाड़ियों के पीछे छिप जाने का इशारा करता है। हर कोई सांस रोककर चुपचाप छिप जाता है, लेकिन अचानक उस छोटे बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज एक रिबेल सोल्जर के कानों तक पहुंच जाती है। वो रुक जाता है और धीरे धीरे आसपास देखने लगता है। माहौल एकदम जम सा जाता है और इधर लेफ्टिनेंट और उसकी पूरी कमांडो टीम बिना आवाज किए लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर तक वो रिबेल सोल्जर्स आसपास ध्यान से देखते रहते हैं, हर तरफ नजर दौड़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो धीरे धीरे वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। एक पल के लिए सबको लगता है खतरा टल गया है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि पीछे रह गया एक रिबेल सोल्जर अचानक मुड़ता है और उसकी नजर सीधे डॉक्टर लीना पर पड़ जाती है। वो बिना सोचे उनकी तरफ बढ़ता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल लेफ्टिनेंट बिजली की तरह पीछे से उस पर टूट पड़ता है, उसे पकड़कर चुपचाप खत्म कर देता है। कुछ पल के लिए सब वहीं रुकते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद वो दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ वो याकूबू के रिबेल सोल्जर्स सीधे उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां बचे हुए
हुए घायल लोगों का इलाज चल रहा था और वो तीनों अमेरिकन भी मौजूद थे। जैसे ही सोल्जर्स अंदर घुसते हैं पूरा माहौल डर से भर जाता है, लोग चीखने लगते हैं। उनमें से एक अमेरिकन आदमी आगे आता है और कर्नल के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि यहाँ सिर्फ बीमार लोग हैं, यहाँ कोई सोल्जर नहीं है, कृपया आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन कर्नल इड्रिस के चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं होती। उसकी नजरों में सिर्फ एक ही चीज है, हत्या। और अगले ही पल वो अपने सोल्जर्स को सबको मार देने का आदेश दे देता है। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद हर इंसान उस बेरहमी का शिकार बन जाता है। चीखें, आग और खामोशी, सब कुछ एक साथ टूट पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट वाटर्स अपनी टीम और बाकी लोगों के साथ आखिरकार जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, वो जगह जहां से उन्हें बाहर निकलना है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो तुरंत कुछ स्मोक ग्रेनेड्स फेंकते हैं ताकि सिग्नल दिया जा सके कि अब एक्सट्रैक्शन का वक्त आ चुका है। और कुछ ही देर में यूएस एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं। हवा में गूंजती आवाज और उड़ती धूल के बीच रेस्क्यू शुरू होने वाला होता है। लेफ्टिनेंट बिना वक्त गंवाए सिर्फ डॉक्टर लेना को साथ लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन पीछे खड़े बाकी अफ्रीकन लोगों को वहीं रोक दिया जाता है। उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और ये कोई गलती नहीं थी, ये लेफ्टिनेंट के सीनियर ऑफिसर का सीधा ऑर्डर था। और तभी डॉक्टर लीना सब समझ जाती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। लेफ्टिनेंट उन सभी अफ्रीकन लोगों को साथ इसलिए लाया था ताकि डॉक्टर लीना उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। एक तरह से ये सब जबरदस्ती करवाया गया फैसला था। लेफ्टिनेंट डॉक्टर लीना को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, लेकिन डॉक्टर लीना आखिरी बार उसकी तरफ देखती है और विनती करती है कि वो बाकी सबको भी साथ ले चले। लेकिन लेफ्टिनेंट के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है और शायद उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। पीछे खड़े वो बेबस अफ्रीकन लोग हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, वो बस जीना चाहते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स तेजी से घूमते हैं और अगले ही पल दोनों हेलीकॉप्टर्स सिर्फ डॉक्टर लीना को लेकर उनकी आंखों के सामने से उड़ जाते हैं। वो लोग वहीं रह जाते हैं, खामोश, टूटे हुए और बेसहारा। और कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर्स उसी हॉस्पिटल के ऊपर पहुंचते हैं और जैसे ही नीचे नजर जाती है सब कुछ बदल जाता है। पूरा इलाका अब खंडहर में बदल चुका है। जहाँ कभी जिंदगी थी अब सिर्फ तबाही बची है। नीचे जमीन पर बिखरी पड़ी है लाशें, लोगों को बेरहमी से मारकर वहीं छोड़ दिया गया है। और वो हॉस्पिटल जहाँ कभी इलाज होता था, जहाँ उम्मीद जिंदा थी, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया है। वही लोग जिनके लिए डॉक्टर लीना दिन रात मेहनत करती थी, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करती थी, आज वही लोग उनके सामने इस हालत में पड़े हैं। ये सब देखकर डॉक्टर लीना खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं टूट कर रो पड़ती है। हेलीकॉप्टर के अंदर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार कुछ बदलता है। लेफ्टिनेंट के चेहरे पर पहली बार पछतावा साफ दिखने लगता है। उसे एहसास होता है शायद उन लोगों को पीछे छोड़ना एक गलती थी और उसी पल वो फैसला लेता है। लेफ्टिनेंट तुरंत पायलट को आदेश देता है, हेलीकॉप्टर को वापस उसी जगह मोड़ो। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल सकता है। और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर फिर से उसी दिशा में बढ़ने लगता है। वो वापस उसी जगह पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही वो बेबस अफ्रीकन लोग फिर से उम्मीद पकड़ लेते हैं, जैसे मौत के बीच अचानक जिंदगी लौट आई हो। पेशेंस नाम की एक छोटी लड़की दौड़कर डॉक्टर लीना से लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे वो लोग उन्हें बचाने के लिए दोबारा लौटे हों। डॉक्टर लीना की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उनमें सुकून भी है। वो लेफ्टिनेंट की तरफ देखती हैं और उसे धन्यवाद कहती हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कुछ घायल लोगों को बैठाया जाता है। हेलीकॉप्टर कैमरून बॉर्डर की तरफ उड़ जाता है, लेकिन बाकी लोग वहीं खड़े रहते हैं। लेफ्टिनेंट फैसला लेता है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वो बाकी सभी लोगों को साथ लेकर खुद पैदल ही जंगल के रास्ते कैमरून बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर खतरा छिपा हुआ है। बाकी कमांडोज लेफ्टिनेंट के इस फैसले से सहमत नहीं होते, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो मजबूर होकर उसके साथ चलने लगते हैं। अब पूरी टीम उन अफ्रीकन लोगों के साथ घने जंगल के बीच से आगे बढ़ना शुरू करती है। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट रेडियो के जरिए कैप्टन बिल से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएं। एक पल के लिए सबको उम्मीद होती है, लेकिन कैप्टन बिल साफ मना कर देता है कि उनके पास इतने हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं हैं। ये सुनते ही सिचुएशन और भी गंभीर हो जाती है। दूसरी तरफ याकूबू के सोल्जर्स उस खुले मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ देर पहले अमेरिकन कमांडोज आए थे। उन्हें वहां पड़े हुए स्मोक ग्रेनेड्स मिलते हैं और उसी पल वो समझ जाते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है, लेकिन बाकी लोग कैमरून बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही ये बात कर्नल इड्रिस को पता चलती है, वो अपने सोल्जर्स के साथ जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अब शिकार और शिकारी दोनों एक ही रास्ते पर हैं। इधर जंगल के अंदर लंबा सफर तय करने के बाद लेफ्टिनेंट और उसकी टीम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सब थक चुके हैं, लेकिन रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। वहीं पर एक कमांडो अपने सैटेलाइट लैपटॉप पर कुछ चेक करता है और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो देखता है रिबेल्स का एक बड़ा ग्रुप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है
और अब वो खतरा जो अब तक दूर था सीधे उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, आखिर रिबेल्स उनका पीछा क्यों कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट तुरंत डॉक्टर लीना को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या आपको पता है ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? और अगर इन लोगों में से कोई चुपके से उन्हें हमारी खबर दे रहा है तो आपको मुझे साफ साफ बताना होगा। डॉक्टर लीना उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती है। वो कहती हैं, ये सभी लोग बेबस गांव वाले हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं। इनमें से कोई भी गद्दार नहीं है। उनकी आवाज में गुस्सा भी है और भरोसा भी। लेकिन लेफ्टिनेंट के चेहरे पर अब भी शक साफ दिखाई देता है, जैसे उसे कहीं न कहीं कुछ गलत महसूस हो रहा हो। और फिर बिना कुछ कहे पूरी टीम फिर से जंगल के अंदर गहराई में बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ याकूबू के रिबल्स लगातार उनका पीछा करते जा रहे हैं और इस तरह वो जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक गांव के पास आकर रुकते हैं। कमांडो लेक सबसे पहले नोटिस करता है कि गांव के ज्यादातर घरों में आग लगी हुई है। वो दूरबीन से देखते हैं और जो सामने आता है वो किसी सपने से कम नहीं होता। याकूबू के रिबल सोल्जर्स गांव के आम लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। किसी को गोली मारी जा रही है, किसी को जिंदा आग में झोंका जा रहा है और महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है जिसे देखना भी मुश्किल है। वो लोग बस इंसान नहीं, जैसे हैवान बन चुके हैं। ये सब देखकर अब टीम और नहीं सह पाती। उनके अंदर का गुस्सा फूटने लगता है और तभी लेफ्टिनेंट एक फैसला लेता है। वो डॉक्टर लीना को बाकी लोगों की जिम्मेदारी सौंपता है और धीरे धीरे अपनी टीम के साथ उस गांव की तरफ बढ़ने लगता है। कमांडोज धीरे धीरे उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। टीम के 2 स्नाइपर्स चुपचाप छिपकर अपनी पोजीशन लेते हैं और फिर एक एक करके रिबेल्स को निशाना बनाना शुरू करते हैं। हर गोली सीधा सिर पर, हर शॉट खामोश लेकिन घातक। उधर बाकी कमांडोज गांव के अंदर घुस जाते हैं और बिना रुके एक एक करके याकूबू के रिबेल्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है, लेकिन इसी बीच एक घर के अंदर से एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। पूरी टीम तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और जो सामने दिखता है वो और भी ज्यादा डरावना होता है। 2 रिबेल सोल्जर्स एक महिला को मार रहे होते हैं। कमांडोज उन पर गोली चला देते हैं, लेकिन जैसे ही एक रिबेल गिरता है सब एक पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक छोटा लड़का होता है जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होती है। एक पल के लिए पूरी टीम ठहर जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि नफरत और सत्ता की भूख इतनी गहरी हो सकती है कि एक छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। उसके अंदर भी हिंसा भर दी गई है, लेकिन अंदर का सबसे डरावना सच अभी बाकी होता है। वो महिला जमीन पर पड़ी होती है। रिबेल्स ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की होती है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। उसके शरीर को इस तरह नुकसान पहुंचाया गया होता है कि वो अपने ही बच्चे को दूध तक नहीं पिला सके। कमांडोज कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे वो महिला आखिरी सांस लेती है। उस पल जंगल की आवाज भी जैसे रुक जाती है। लेफ्टिनेंट ये सब देख रहा होता है और पहली बार उसके अंदर कुछ टूटता है। वो सोचने लगता है इंसान कितना क्रूर और कितना बेरहम हो सकता है। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिशंस किए थे, कई खतरनाक हालात देखे थे, लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इतना बेरहम होना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये सवाल लेफ्टिनेंट के दिमाग में बार बार घूमने लगता है। रात होते ही वो लोग उसी गांव के पास वाले जंगल में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। रात गुजरती है। अगली सुबह कमांडो अपने सैटेलाइट लैपटॉप पर कुछ चेक करता है। उसकी नजर एक खतरनाक चीज पर पड़ती है। रिबेल्स अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर, और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट सब समझ जाता है कि जरूर इनमें से रिबेल्स को कोई उनकी जानकारी दे रहा है। लेफ्टिनेंट अपने कमांडोज को आदेश देता है कि सबकी अच्छी तरह तलाशी ली जाए। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। तभी एक आदमी अचानक वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी पर कमांडो सिल्क उस पर गोली चला देता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर कमांडोज उसकी तलाशी लेते हैं और उसके पास से एक ट्रांसमिट डिवाइस मिलता है जिससे वो लगातार रिबेल्स को उनकी लोकेशन भेज रहा था। अब लेफ्टिनेंट उस डिवाइस को हाथ में लेकर खड़ा होता है और उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई होती है। वो पूछताछ करता है कि वो ये सब क्यों कर रहा था। वो आदमी बताता है कि उसका पूरा परिवार रिबेल्स के कब्जे में है। कर्नल सादिक ने उन्हें मारने की धमकी दी है और इसी वजह से वो मजबूरी में ये सब कर रहा था। लेकिन वो एक और बात कहता है, रिबेल्स सिर्फ यूं ही उनका पीछा नहीं कर रहे, वो आर्थर को मारने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। ये कहते कहते वो वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो चुका है। आर्थर कौन है? लेफ्टिनेंट अब भी इसका जवाब नहीं जानता। उसकी आवाज सख्त हो जाती है और वो कहता है, अगर इस डिवाइस से किसी का कोई कनेक्शन है तो अभी बता दो, वरना हमें मजबूरन सब पर गोली चलानी पड़ेगी। और तभी सबकी नजर धीरे धीरे एक आदमी की तरफ मुड़ने लगती है। लेफ्टिनेंट उसकी तरफ बंदूक करता है। माहौल एकदम खामोश हो जाता है और तभी एक छोटा लड़का आगे आता है। वो लड़का कांपती आवाज में कहता है, मेरा नाम आर्थर अजूका है, मैं प्रेसिडेंट सैमुअल अजूका का इकलौता बेटा हूँ। सब चौंक जाते हैं। वो आगे कहता है, मेरे पिता की मौत के बाद मुझे ही प्रेसिडेंट बनना था और यही वजह है कि जनरल याकूबू मुझे मारना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी पूरी फैमिली का नाम ही मिटा दिया जाए, लेकिन खतरा आने से पहले मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं बच सकूं। लेफ्टिनेंट
उसे गौर से देखता है और कहता है, लेकिन हमें तो बताया गया था कि प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली मारी जा चुकी है। लड़का जवाब देता है, आपने जो सुना वो गलत नहीं है, मेरी पूरी फैमिली सच में मारी जा चुकी है, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। आर्थर की बात खत्म होते ही लेफ्टिनेंट की नजर सीधी डॉक्टर लीना पर जाती है। अब उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई देता है। आपको ये सब पहले से पता था, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या आपको अंदाजा है ये कितना खतरनाक हो सकता था? डॉक्टर लीना बिना घबराए सीधा जवाब देती हैं, अगर मैं तुम्हें शुरू में सच बता देती तो तुम इन लोगों की मदद नहीं करते। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। लेफ्टिनेंट ये सुनकर नाराज हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन उधर कर्नल सादिक अपनी टीम के साथ उसी जगह पहुंच चुका होता है जहाँ उनका जासूस मरा पड़ा था। एक रिबेल सोल्जर उस लाश के पास ध्यान से उसे देखने लगता है। जैसे ही वो सोल्जर उस लाश के पास जाता है, अचानक चारों तरफ तेज धमाके गूंजने लगते हैं। एक के बाद एक कई याकूबू के रिबेल सोल्जर्स वहीं के वहीं मारे जाते हैं। असल में लेफ्टिनेंट ने पहले ही वहाँ लैंड माइन्स बिछा दिए थे। ये एक जाल था जिसमें अब रिबेल्स फंस चुके थे। लेकिन इस हमले के बाद उनका कमांडर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत अपने कुछ सोल्जर्स को कैमरून बॉर्डर की तरफ भेज देता है ताकि रास्ता पहले ही रोक लिया जाए। इधर लेफ्टिनेंट भी हालात समझ चुका होता है। वो जल्दी से एक प्लान बनाता है कि कैसे बाकी सभी लोगों को कैमरून बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। और तभी रेडियो पर एक आवाज आती है। कैप्टन बिल उससे कांटेक्ट करता है और उसे एक नई जानकारी देता है, ऐसी जानकारी जो आने वाले वक्त को और भी खतरनाक बना सकती है। कैप्टन बिल कहता है, प्रेसिडेंट का बेटा आर्थर अजूका तुम्हारे साथ है। वो समझाता है, आर्थर का तुम्हारे साथ होना अमेरिका और उस देश के बीच गलत मैसेज भेज सकता है, क्योंकि याकूबू गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के परिवार को अपराधी घोषित कर चुकी है और अगर अमेरिका उसकी मदद करता है तो ये डिप्लोमेसी पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए तुम आर्थर को उनके हवाले कर दो। लेफ्टिनेंट ये सुनकर सख्त हो जाता है और कहता है, क्या आपको पता है वो लोग कितने बेरहम हैं? आर्थर को उनके हाथों में देना मतलब उसकी मौत तय है। मैं एक इंसान होकर ये नहीं कर सकता। मेरे लिए ये सिर्फ मिशन नहीं है, ये सही और गलत के बीच का फैसला है। लेफ्टिनेंट साफ कह देता है, अभी तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेजो ताकि मेरी पूरी टीम और इन लोगों को सुरक्षित कैमरून बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कैप्टन बिल मना कर देता है। वो कहता है, इस समय वहाँ एयर सपोर्ट भेजना बहुत रिस्की है, लेकिन वो वादा करता है कि सही समय पर वो उनकी मदद के लिए एयर सपोर्ट जरूर भेजेगा। रेडियो बंद होता है। लेफ्टिनेंट अब अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर ये बात डिस्कस करता है। वो सबको बताता है कैप्टन बिल का ऑर्डर क्या है, आर्थर अजूका को रिबल्स के हवाले करने का। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, अगर आर्थर को सौंप दिया गया तो उसके साथ क्या होगा? ये सब जानते हैं और सिर्फ आर्थर ही नहीं, उनके साथ चल रहे ये बेबस लोग, उनका क्या होगा ये भी सबको पता है। अब ये मिशन नहीं रहा, ये फैसला है, इंसानियत या आदेश, क्योंकि वो लोग इन सबको बेरहमी से मार देंगे। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इनके लिए लड़ोगे या इन्हें उन जानवरों के हवाले कर दोगे? एक एक करके सबका फैसला साफ हो जाता है। वो सब इन बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए लड़ने का फैसला करते हैं और फिर पूरी टीम बिना पीछे देखे कैमरून बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन खतरा अब उनके बहुत करीब आ चुका है। चारों तरफ से याकूबू के रिबल्स उस इलाके में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। जंगल अब जाल बन चुका है और वो उसके बीच फंस चुके हैं। लेफ्टिनेंट सभी को इशारा करता है। सब लोग बड़े बड़े झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, सांस रोके दुश्मन का इंतजार करते हैं। हर उंगली ट्रिगर पर है, हर नजर आगे टिकी है। और तभी अचानक एक स्नाइपर की गोली हवा को चीरते हुए आती है और सीधा कमांडो कैली को लगती है और वो गोली कैली के कंधे को चीरते हुए निकलती है। एक पल के लिए सब कुछ बिखर जाता है और तभी दूसरी तरफ से लगातार गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। मिसाइलें जमीन पर गिरती हैं, तेज धमाके होते हैं, आसपास के पेड़ टूट कर गिरने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। हर तरफ सिर्फ चीखें, गोलियों की आवाज और धमाके। इस भयंकर हमले में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी आता है। एक गोली सीधे कमांडो माइकल स्लो के पेट में लगती है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। लेफ्टिनेंट उसकी तरफ भागता है। माइकल आखिरी सांसों में उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, इन लोगों को सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचा देना ये उसका आखिरी वादा होता है। और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती हैं। लेफ्टिनेंट की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलकता है, लेकिन उसे रुकने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि उसी समय रिबल्स फिर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां चारों तरफ बरसने लगती हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालात अब पूरी तरह उनके खिलाफ जा चुके होते हैं कि अब कमांडोज के लिए उनका सामना करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उसी बीच कमांडो फ्ली गोलियों की बौछार में गिर जाता है। अब पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बाकी सभी जवाबी फायर करते हुए कैमरून बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। उधर एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 फाइटर जेट्स तुरंत उड़ान भरते हैं ताकि उन्हें एयर सपोर्ट मिल सके, लेकिन जमीन पर हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट और कई कमांडोज गोली लगने से घायल हो चुके हैं। उनमें लड़ने की ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है, फिर भी वो रुकते नहीं। अपनी आखिरी ताकत के साथ रिबल्स को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी बीच लेफ्टिनेंट डॉक्टर लीना को कैमरून बॉर्डर की तरफ बढ़ने का इशारा करता है। लेफ्टिनेंट डॉक्टर लीना को इशारा करता है कि वो बाकी सभी
लोगों को लेकर आगे बढ़ती रहे और खुद अपने घायल कमांडोज के साथ पीछे रुककर रिबल्स को रोकने की कोशिश करता है। हर सेकंड भारी पड़ रहा है। उधर कैमरून बॉर्डर का गेट सामने बस कुछ कदम दूर होता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। एक पल के लिए सबकी उम्मीद जैसे टूटने लगती है और तभी आसमान से तेज आवाज गूंजती है। एयरफोर्स के वो दोनों फाइटर जेट्स सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं और अगले ही पल बमों की बारिश शुरू हो जाती है। एक के बाद एक जोरदार धमाके पूरे इलाके को हिला देते हैं। याकूबू के रिबल्स उस हमले में एक एक करके खत्म होने लगते हैं। कुछ ही पलों में जंगल, जो अभी तक जंग का मैदान बना हुआ था, धुआं और तबाही, बस वही बचता है। और इस सब के बीच लेफ्टिनेंट और उसके बाकी 3 जिंदा बचे साथी गंभीर रूप से घायल हालत में धीरे धीरे कैमरून बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचने पर उन्हें धन्यवाद देने लगते हैं। हर चेहरे पर राहत है, हर आंख में आंसू। इसी बीच कैप्टन बिल भी वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही कैमरून बॉर्डर खोल दिया जाता है और उन सभी बेबस शरणार्थियों को अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। जैसे ही लोग बॉर्डर पार करते हैं, वो अपने परिवार और अपनों से मिलते हैं। कोई गले लग रहा है, कोई रो रहा है। आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ बह रहे हैं। फिर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर लीना, लेफ्टिनेंट और बाकी सभी घायल सोल्जर्स को लेकर वो वहां से उड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ आर्थर अजूका, जो अब आइबो ट्राइब और प्रेसिडेंट सैमुअल अजूका का इकलौता बेटा है, उसे इबो लोग अपना लीडर घोषित कर देते हैं। एक नया अध्याय शुरू होता है उनकी आजादी की लड़ाई का। और फिर वो लोग इस नए सफर की शुरुआत को खुशी के साथ मनाने लगते हैं। एक ऐसी खुशी जो बहुत दर्द और कुर्बानी के बाद मिली है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।